नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हमारी प्लेलिस्ट इन्वायरमेंट एंड लाइफ में जानते हैं धान या पैडी का जो कृषि अवशिष्ट है पराली, उसका निस्तारण किस तरह से एक समस्या बन गया है। और जानते हैं पराली को जलाना जहां बहुत बड़ी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, वहीं बायोडिकम्पोजर भी इस समस्या का कोई प्रभावकारी समाधान नहीं है। और एक वैज्ञानिक समाधान हो सकता है कि हम धान की सीधी बिजाई वाली जो किस्में हैं PR 126 या PB 1509 उनको बढ़ावा दें, जो कम समय और कम पानी में तैयार हो जाएगी। साथ ही पराली को भी जिसकी मात्रा कम है और निस्तारण करने के लिए समय अधिक मिल जाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही साथ हमें जो रुपाई वाली धान किस्में हैं जैसे पूसा 44, इनको प्रतिबंधित करने पर भी ध्यान देना होगा। तो जानते हैं पराली की समस्या और समाधान। भारत के लगभग 80% किसान जब धान या पैडी की फसल प्राप्त कर लेते हैं तो खेत में जो फसल का अवशिष्ट है पराली, उसे समाप्त करने के लिए खेत में ही जला देते हैं। और इस क्रिया से जो घनी आबादी का हमारा भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन है, इसमें एक गंभीर किस्म का वायु प्रदूषण फैल जाता है। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के धान उपज वाले क्षेत्रों में पराली को जलाया जाता है, साथ ही साथ हिमालय से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण हवाओं की गतियां भी कम हो जाती हैं, तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली के आसपास वायु प्रदूषण की भयंकर समस्या हो जाती है। और इस समस्या का समाधान करोड़ों रुपए खर्च करके भी ना तो राज्य सरकारें निकाल पा रही हैं, ना ही केंद्र सरकार इस वायु प्रदूषण को प्रभावकारी तरीके से निपट पा रही है। भारत में ये गहरा पीला राजस्थान का क्षेत्र केवल गेहूं की उपज बनाता है। हल्के पीले मध्य प्रदेश और गुजरात में गेहूं के साथ हल्की मात्रा में धान भी उपजाया जाता है। वहीं ये जो गहरा बैंगनी और हल्का बैंगनी है वो धान के क्षेत्र हैं। वहीं ये जो सफ़ेद भूभाग है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा उपजाऊ और सिंचित उत्तर पश्चिम भारतीय गंगा मैदान है, इनमें हम धान और गेहूं दोनों का एक मिश्रित फसल चक्र पिछले 5 दशकों से अपना रहे हैं। और इस मिश्रित धान गेहूं फसल चक्र ने भारत में न केवल खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वर्तमान में ये लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक निर्यात भी प्राप्त कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ इस भूभाग में जहां गेहूं और धान का फसल चक्र दोहराया जाता है, उसने गंभीर समस्याएं पैदा कर दी हैं, जिसमें भूजल के स्तर में भारी कटौती हो जाना, पर्यावरण में गंभीर प्रकार के प्रदूषण का फैलाव होना महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में फसलों में विविधीकरण के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद भी ये जो धान और गेहूं का मिश्रित फसल चक्र अपनाने वाला भूभाग है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसमें लगभग 70 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान और गेहूं का फसल चक्र अपनाया जाता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में जो मौसम की अनुकूलता है, भूमि की जैसी स्थिति है, उसमें आर्थिक तौर पर धान और गेहूं के अलावा केवल गन्ना ही एक कामयाब खेती है। और गन्ना का क्षेत्र सीमित है, अधिकांश भूभाग में धान और गेहूं का फसल चक्र ही अपनाया जा रहा है, क्योंकि ये व्यावसायिक रूप से सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। उत्तर पश्चिम भारत का जो सबसे अधिक उपजाऊ और बड़ा भूभाग है, जहाँ रबी में गेहूं की फसल और खरीफ में धान या पैडी की फसल उपजाई जाती है, वो गेहूं और धान का फसल चक्र प्रति वर्ष प्रति एकड़ लगभग 40 क्विंटल फसल का अवशेष पैदा करता है। इस 40 क्विंटल में आधे के आसपास हिस्सा गेहूं का कृषि अवशेष भूसा है, जो कोई विशेष समस्या नहीं है, क्योंकि गेहूं का भूसा पशु चारे के रूप में बहुत अधिक प्रचलित हो गया है और किसान को खेत से गेहूं का कृषि अवशिष्ट भूसा हटाने में ज़्यादा जोर नहीं आता है। साथ ही साथ गेहूं से जो अगली फसल की बुआई होती है, उसमें पूरी मई और जून हमारे पास काफ़ी समय 50-60 दिन मिलने से खेत से कृषि अवशिष्ट हटाना और उसका प्रबंधन करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो खरीफ की धान या पैडी की फसल है, उसका
कृषि अवशिष्ट खेत से हटाना और उसका प्रबंधन करना किसानों के लिए काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि धान की पराली को आमतौर पर पशु चारे में सीधे बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं माना जा रहा है और धान की फसल के बाद अगली फसल की बुआई के लिए भी जो भूमि में सभी तरह के प्रबंधन करने की समय अवधि है वो भी मात्र 20 दिन से भी कम है। तो ऐसी स्थिति में धान की कटाई के बाद पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश किसान 80% के आसपास किसान बड़ी मात्रा में खेत में ही पराली को जला देते हैं। खेत में पराली को जलाने से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्याएं सामने आ रही है और ऐसी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए पिछले कई वर्षों से जो प्रदेश की सरकारें हैं वो पराली जलाने पे किसानों पर जुर्माना लगा रही है। वायु की गुणवत्ता के प्रबंधन करने वाले आयोग इस पर सख्ती भी अपनाए हुए हैं और हरियाणा सरकार प्रति एकड़ पराली जलाने पे 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल कर रही है। वहीं पंजाब में ये जुर्माना छोटे किसानों पर 2,500 रुपया प्रति एकड़ है और बड़े किसानों पर 5,000 रुपया प्रति एकड़ लगाया जा रहा है। साथ ही साथ जो पिछले दिनों बायो डीकम्पोजर की मदद से पराली को गलाने जैसे जो प्रयोग खेतों में किए जा रहे थे वो भी अव्यवहारिक साबित हो रहे हैं और देख रहे हैं कि जुर्माना लगाने के बावजूद भी पराली का खेतों में जलाना जुर्माना देने के बावजूद भी जारी है और एनसीआर क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर में इसके कारण भीषण वायु प्रदूषण की स्थितियां पैदा हो रही है। देखा गया कि खेत में जो धान का अवशिष्ट है पराली उस पर पूसा के द्वारा जो विकसित बायो डीकम्पोजर घोल है उसका अगर छिड़काव किया जाता है तो 25 दिन के बाद पराली कुछ नरम तो हो जाती है, लेकिन उसे पूर्णतः गलने के लिए खेत में बायो फर्टिलाइजर बनने में लगभग 7 सप्ताह 50 दिन का समय चाहिए और धान की कटाई के बाद अगली फसल की तैयारी के लिए ये जो 50 दिन या 7 सप्ताह का समय है वो उपलब्ध नहीं होने के कारण पूसा का डीकम्पोजर घोल का छिड़काव प्रभावकारी नहीं हो रहा है। और ये भी देखा गया कि धान की कटाई के बाद अगर गहरी जुताई करके पराली को भूमि में दबा दिया जाता है और खेत में समुचित नमी रखी जाती है तो बिना डीकम्पोजर के भी पराली 7-8 सप्ताहों में खेत में ही गल जाती है और खाद का रूप धारण कर लेती है। लेकिन समस्या धान की फसल लेने के बाद अगली फसल की तैयारी से पहले ये जो अंतराल 7 सप्ताह का है वो नहीं होना है। देखा गया कि खेतों में फसल के प्राप्ति के बाद जो अवशेष हैं उनके प्रबंधन करने के बारे में काफ़ी अनुसंधान और तकनीकी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। धान की भी उपज प्राप्त करने के बाद खेत में जो पराली रह जाती है उसके निस्तारण के लिए भी बहुत सारे अनुसंधान और तकनीकी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं और ये सारे अनुसंधान और तकनीकी रिपोर्ट इस बात पर एकमत हैं कि हमें मशीनीकरण के द्वारा फसल के अवशेष को खेत से बाहर निकाल के खेत को अगली फसल के लिए तैयार करने हेतु उपयुक्त बना लेना और इस कृषि अवशेष का बाहर उद्योगों और अन्य स्थानों पर उपयोग करना सबसे बेहतरीन सर्वोत्तम समाधान है। लेकिन भारत में छोटी जोत के किसानों के पास ऐसी भारी भरकम और महंगी मशीनों की उपलब्धता नहीं है और ऐसी मशीनों के अभाव में धान की कटाई के बाद पराली को भूमि में मिलाना ही सबसे व्यवहारिक समाधान बन रहा है। लेकिन इस तरह से पराली को भूमि में जोत के मिलाना और नमी की मदद से उसे भूमि में ही गलाना उसके लिए हमें कम से कम 40-45 दिन का समय चाहिए और आमतौर पे धान की फसल के बाद अगली रबी की फसल तैयार करने के लिए ये 7 सप्ताह का अंतराल प्राप्त नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। धान के कृषि अवशेष पराली की समस्या के निदान के लिए जरूरी है कि कृषि वैज्ञानिक और राष्ट्रीय नीतिकार पराली से होने वाले प्रदूषण और भूजल की बर्बादी को रोकने के लिए धान की सीधे खेत में बिजाई वाली किस्में हैं जैसे कि PR 126 या PB 1509 इनको प्रोत्साहित करें। ये जो सीधी बिजाई करने के बाद खेत में जो धान की फसल हम प्राप्त करेंगे वो लंबी अवधि वाली पूसा 44 जैसी फसल की तुलना में पानी की खपत भी कम करेगी, समय भी कम लेगी,
हालांकि इन PR 126 और PB 1509 के धान की कुछ गुणवत्ता में भी कमी है और उपज की कुल मात्रा भी पूसा 44 की तुलना में कम आएगी, लेकिन निश्चित है पूसा 44 की तुलना में PR 126 या PB 1509 धान की किस्में हैं वो लगभग 1.5 से 2 माह पहले ही तैयार हो जाएंगी। और ऐसी स्थिति में गेहूं की फसल बिजाई से पहले धान की फसल निकालने के बाद किसान को 45 से 50 दिन का समय आराम से मिल जाएगा और इस समय में वो आराम से धान का जो कृषि अवशिष्ट पराली है उस फसल अवशेष को बेहतरीन प्रबंधन करके खेत से अलग हटाकर वायु प्रदूषण को रोकने में अहम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि किसान स्वयं भी धान की जो सीधी बिजाई वाली किस्में हैं PB 126 या PB 1509 जो कम अवधि और कम पानी के मात्रा में भी पनपाई जा सकती है, ऐसी धान किस्मों को अपनाएं और इससे लगभग 1/3 भूजल और बहुत सारी हमारी जो ऊर्जा पंपिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मजदूरी जो हम खेत में अधिक समय तक फसल के प्रबंधन में लगाते हैं उसकी बचत होगी। साथ ही साथ खेती में हमारी लागत कम होगी और पराली का प्रबंधन करने के लिए अधिक समय अंतराल प्राप्त होने से प्रभावी निस्तारण होगा और पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जाएगा। इन दिनों सभी खेतों में धान की कटाई या फसल की जो तैयारियां होती हैं वो कंपाइन हार्वेस्टर मशीनों द्वारा की जाती हैं और ऐसी जो कंपाइन मशीनें हैं वो आमतौर पे किराए पे उपलब्ध करा के किसान इस्तेमाल करता है। तो सरकार को कानून बनाकर ऐसी स्थितियां बना देनी चाहिए कि जो खेत में धान की फसल निकालने वाला कंपाइन हार्वेस्टर ठेकेदार है वही जिम्मेदार रहेगा कि वो पराली को गहरी जोत लगा के भूमि में दबाने का काम भी करे ताकि पराली को खेत में जलाने और वायु प्रदूषण की समस्याएं सामने न आवे और कम समय में जो हमें धान की फसल प्राप्त हो गई है तो अगली रबी की फसल के लिए हमारे पास पर्याप्त समय बच जाएगा और इस समय में भूमि में दबाई गई पराली नमी की उपस्थिति में खेत में ही गल जाएगी और एक उपयोगी बायो फर्टिलाइजर का भी काम करेगी। उम्मीद है आज की इस ज्ञानवर्धक लर्निंग वीडियो से पराली की क्या समस्या है और किस तरह से हम इससे समाधान पा सकते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस गंभीर समस्या का निदान पाने के लिए ज़रूरी है कि ये जानकारी सभी स्टेक होल्डर के पास पहुँचे। तो आपसे एक प्रार्थना है कि इसे ज़रूरी लोगों तक पहुँचने के लिए शेयर और प्रमोट करें ताकि हम हमारे इस पर्यावरण को आगामी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित बचा सकें।